गुड मॉर्निंग। कुछ तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है, तो इसी वजह से हमने जो है सो यहीं से, चूँकि एक बाध्यता है तो उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत से हम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे सारा कुछ समझने का। ठीक है, तो क्योंकि अब टाइम भी कम रह गया है और जो है सो एक बार मैं चाहता हूँ जो फिर से हो जाए। इसको ऐसे समझें ग्राफिकल वे में, प्रारंभिक भारत, मध्यकाल। ठीक है, तो इसको हम दो भाग में बांट लेते हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। उत्तर भारत में पहला गुर्जर प्रतिहार, दूसरा पाल, तीसरा राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत में चोल और पश्चिम चालुक्य। ठीक है, इस ढंग से डिवाइड कर लेते हैं। अब हम लोग पहले स्टडी करेंगे उत्तर भारत, राजपूताना काल। हर्ष की मृत्यु के बाद लगभग 5 शताब्दी तक भारत में राजनीतिक एकता नहीं रही। उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण प्रक्रिया तेज हो गई और देश कई राज्यों में बंट गया। राजपूत उत्तर भारत के एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरे और शताब्दी से लगभग 500 वर्षों तक भारतीय राजनीति पर हावी रहे। गुर्जर प्रतिहार, इनका जो समय था वो था 730 से 1036 ईस्वी। गुर्जर प्रतिहार अपने मूर्तियों, नक्काशी कार्य, नक्काशीदार पैनलों और खुले मंडप शैली के मंदिर के लिए जाने जाते हैं। उनकी मंदिर निर्माण की शैली का सबसे बड़ा विकास खजुराहो यूनेस्को की विश्व धरोहर के स्थल में हुआ। संस्कृत कवि, नाटककार राजशेखर मिहिर भोज के पुत्र महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। अंत में 11वीं शताब्दी में गजनवियों द्वारा उन्हें राजनीतिक मानचित्र से मिटा दिया गया। उनके शासन के बाद राजपूताना में चाहवान या चौहान वंश, गुजरात में चालुक्य या सोलंकी, मालवा में परमार या पवार ने शासन किया। विदेशी यात्री अल-मसूदी ने प्रतिहार साम्राज्य का दौरा किया था। ठीक है, अब हम लोग इसको ही जान लेंगे। नागभट्ट जो फर्स्ट थे 730 से 760 ईस्वी, सबसे प्रसिद्ध राजा। अरब सेनाओं को रोकने के लिए जाना जाता है। 7 राष्ट्रकूट राजा ध्रुव द्वारा पराजित हुए। वत्सराज फर्स्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश के कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। विस्तारवादी नीति ने उन्हें पाल राजा धर्मपाल और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के साथ संघर्ष में ला दिया। इस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ और लगभग 350 वर्षों तक जारी रहा। यही जो वत्सराज फर्स्ट थे, इन्हीं के टाइम में शुरू हुआ, या अगर इसको VCS स्टेज पे समझा जाए तो इन्हीं के पॉलिसियों के वजह से यह शुरू हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, जो कि 350 वर्ष तक रहा। वत्सराज ने कन्नौज के नियंत्रण के लिए पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग को हराया। उसके बाद जो आए शासक, उनका नाम था नागभट्ट सेकेंड। ये 805 से 833 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। उसने प्रतिहार साम्राज्य को गंगा के मैदान में विस्तृत करके पालक वंश शासित बिहार तक पहुंचा दिया और फिर साथ ही उसने पश्चिम में मुसलमानों के हमले को विफल कर दिया। उन्होंने गुजरात के सोमनाथ में शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किया, जिसे सिंध पर एक अरब आक्रमण में ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट शासक आए वो आए भोज फर्स्ट, जिनका दूसरा नाम है मिहिर भोज। इन्होंने 836 से 885 ईस्वी तक शासन की। इनकी उपलब्धियां थी, प्रतिहारों के महानतम शासक ने पाल और राष्ट्रकूट पर विजय प्राप्त की। इन्होंने दोनों को जो है सो हराया। यह प्रतिहारों में सबसे सफल और लोकप्रिय शासक सिद्ध हुए। कन्नौज में राजधानी स्थापित किया।
जिसे महोदय के नाम से भी जाना जाता है, विष्णु के उपासक और आदि बारह की उपाधि धारण की। इनकी घुड़सवार सेना को अरब यात्री अल-मसूदी द्वारा राजा बौरा नाम दिया गया। उसके बाद जो शासक आए उनका नाम था महेंद्रपाल। भोज और उनके उत्तराधिकारी महेंद्रपाल के तहत प्रतिहार साम्राज्य समृद्धि और अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गया था। राष्ट्रकूट द्वारा कृष्ण तृतीय ने लगभग 936 ईस्वी में उत्तर भारत पर आक्रमण किया तथा प्रतिहार शासक को पराजित किया। राज्यपाल महमूद गजनी का कन्नौज पर आक्रमण। राज्यपाल युद्ध के मैदान से भाग गया। आर्यावर्त के महाराजाधिराज उत्तरी भारत के राजाओं के महान राजा की उपाधि की। उसका दरबार राजशेखर द्वारा सुशोभित था, जो एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि, नाटककार और आलोचक थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यासाल भुंजिका या भृंजिका, बाल रामायण, प्रचंड पांडव, बाल भारती, भूषण कोश आदि लिखा था। यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। 1090 इसने 1024 से 1036 ईस्वी तक ये किया। 1090 ईस्वी तक गढ़वालों ने कन्नौज पर विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद जो आए वो आए चंदेल। उन्होंने बुंदेलगढ़ क्षेत्र पर शासन किया। 2 राजधानी थी, महोबा और खजुराहो। यशोवर्मन ने उन्हें स्वतंत्र शक्ति बना दिया। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच शासन किया। मुस्लिम राजवंश के आक्रमणों से कमज़ोर हुए। उसके बाद आए परमार। उन्होंने धार को राजधानी के रूप में स्थापित कर मालवा क्षेत्र पर शासन किया। प्रारंभिक शासक राष्ट्रकूटों के जागीरदार थे। सियक या श्रीहर्ष ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मानेखेत पर अधिकार किया। परमार भोज इस राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा था, जिन्होंने कला, साहित्य और विज्ञान के संरक्षक के रूप में भी देखा जाता है। सोलंकी राजवंश 300 वर्षों तक गुजरात पर शासन किया। उनकी राजधानी अनिलवार में थी। भीम प्रथम के शासनकाल में 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कुमारपाल के दरबार में एक लोकप्रिय जैन विद्वान हेमचंद्र रहते थे। भीम द्वितीय के समय में 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। उसके बाद आया चौहान वंश। पृथ्वीराज चौहान राजधानी अजमेर, उसने तराइन, थानेश्वर, कुरुक्षेत्र में 2 लड़ाइयाँ लड़ी। 1191 की लड़ाई में मोहम्मद गोरी को हराया और दूसरी लड़ाई 1192 में वह हार गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को राज्यपाल नियुक्त किया गया। बाद में ऐबक ने दिल्ली की सल्तनत की स्थापना की। ठीक है, अब उसके बाद जो है सो थोड़ा सा और पहलू देख लेते हैं। सामाजिक, धार्मिक और साहित्य। भारत में पाश्चात्य प्रकार का सामंतवाद राजपूत समाजों में पाया जाता है। जलती हुई चिताओं पर महिलाओं द्वारा आत्मदाह जोहर किया जाता था। कन्या भ्रूण हत्या और लड़कियों की कम उम्र में शादी की प्रथा थी। यह विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में विफल रहा। शासकों द्वारा वैष्णववाद और शैववाद का संरक्षण किया गया था। बौद्ध धर्म का पतन हुआ और जैन धर्म कुछ हद तक मौजूद था। महिपाल प्रथम के दरबार में संस्कृत विद्वान राजशेखर रहते थे। उन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवन कोश और हरिविलास आदि लिखा। परमार भोज ने 24 संस्कृत काव्य लिखे और कविराज की उपाधि धारण की। प्रमुख रचनाएं आयुर्वेद सर्वस्व, समरांगन सूत्रधार वास्तुकला पर और चंपू रामायण युक्तकल्पतरु राज्यकला पर। भोज ने एक संस्कृत महाविद्यालय भोजशाला का निर्माण किया। कुमारपाल के दरबार में हेमचंद्र द्वारा रचित पुस्तकें कुमारपाल चरित्र, नेमिनाथ, परिशिष्ट पर्वन और अभिधम चिंतामणि। कला और वास्तुकला। जयपुर व उदयपुर के महल में चित्तौड़, मांडू, जोधपुर और ग्वालियर के लिए राजपूत वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर, विमलवसी, लूनावसी गुजरात के सोलंकी द्वारा बनाए गए। चंदेल शासक द्वारा खजुराहो मंदिर
यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप में बनाए गए हैं। रानी की बाग यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। रानी उदयमती द्वारा निर्मित एक बहुमंजिला कुआं। राजपूत और चित्रकला को राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट और पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट में विभाजित किया गया। राजस्थान में स्कूल में बार बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर में फला फूला, कृष्ण लीला, नायिका भेद, वस्तु चरित्र के दृश्य को चित्रित करने में माहिर था। पहाड़ी स्कूल को हिमाचली राज्यों के शासकों द्वारा विशेष रूप से बसोली, मंडी, जम्मू कांगड़ा और गढ़वाल के क्षेत्र में संरक्षण प्राप्त था। इसके बाद जो है सो हम लोग जो करेंगे वो बंगाल के पाल वंश के बारे में जानेंगे, जिन्होंने 750 से 1150 ईस्वी तक ये किया। 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास गोपाल ने पाल वंश की नींव रखी। जैसा कि सभी सफल राजाओं के नाम पर पाल के साथ समाप्त हुए, जिसका अर्थ प्रकृति की प्राचीनतम भाषा में रक्षक था। इस राजवंश का पाल वंश के रूप में जाना जाने लगा। राजधानी उदयगिरी, मुंगेर बिहार। पाल साम्राज्य बंगाल और बिहार के पाटलिपुत्रा, विक्रमपुर, रामवती, बेरेंद्र, मुंगहिरी, मुंगेर, ताम्रलिप्ति और जमदोला के प्रमुख शहर शामिल थे। पाल महायान बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के तांत्रिक परंपरा के अनुयायी थे। पाल के तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे। प्रख्यात बौद्ध विद्वान संत रक्षित दीपांकर को तिब्बत में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने वहाँ धर्म का एक नया रूप पेश किया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जो आपको जानना चाहिए। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट फर्स्ट को राष्ट्रीय सम्राट गोविंद II ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मीर भोज था। मीर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल, जो कि 1036 ईस्वी में था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उनके घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। मलय, जावा, सुमात्रा पर शासन करने वाले शैलेंद्र राजवंश बौद्ध के पाल दरबार में कई दूत भेजे। पाल के काल का बंगाल के इतिहास में स्वर्ण काल माना जाता है। बंगाल और मध्यपुरी के बीच बढ़ते व्यापार के परिणाम स्वरूप इस्लाम पहली बार बंगाल में पाल के शासन के दौरान दिखाई दिए। पाल सेनाएं अपनी विशाल युद्ध हाथी घुड़सवार सेना के लिए प्रसिद्ध थी। अरब व्यापारी सुलेमान ने पाल राज्य का दौरा किया था। विजय सेन के अधीन सेन वंश द्वारा पाल की शक्ति को नष्ट किया गया। उसके बाद जो आता है वो चेर वंश आता है। बिहार में पाल वंश के पतन के बाद चेरों एक आदिवासी राज्य के रूप में उभरा। राजवंश के बारे में चेरों में भोजपुर, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिलों के अपना शक्तिशाली राज्य स्थापित थी। उन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। शाहबाद जिले में उनके 4 क्षेत्र थे। कुमकुमचंद झरप 1587 से 1607 के बीच में भोजपुर के चेरों के मुखिया थे। उन्होंने भोजपुर के उज्जैनियों को पीछा किया। चेरों और उज्जैनियों के बीच संघर्ष 16 से 11 ईस्वी में चेरों और उज्जैनियों के बीच में निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैनियों ने चेरों को हराया। जगदीशपुर मेला इनकी शुरुआत फूलचंद ने की थी। मेदिनी राय चेरों का सबसे प्रसिद्ध शासक था और उसका क्षेत्र गया और दाऊदनगर तक फैला हुआ था। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र प्रताप राय हुआ, जिसके शासनकाल के दौरान मुगल आक्रमणों की एक श्रृंखला हुई और अंत में चेरों को मुगल साम्राज्य में विलय हो गया। राष्ट्रकूट दक्कन, इन्होंने 752 से 973 ईस्वी तक राज किया। राष्ट्रकूट का अर्थ राष्ट्र का प्रमुख।
वे चालुक्य सामंत माने जाते थे। राजधानी मानेखेत या मालखेत। उन्होंने उत्तर और दक्षिण में शानदार सैन्य सफलताएं हासिल की। त्रिपक्षीय संघर्ष में उन्होंने ज़्यादातर पाल और प्रतिहारों को पराजित किया। राष्ट्रकूट के बेंगी, पूर्व चालुक्य और कांची के पल्लवों और मदुरई के पांड्या के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। कृष्णा तृतीय राष्ट्रकूटों का अंतिम महान शासक था। 972 में एकजुट विरोधियों द्वारा राजधानी को जलाकर राख कर दिया गया। वहाँ राष्ट्रकूटों के साथ के अंत का प्रतीक है। वे अपने धार्मिक विचारों में सहिष्णु थे और शैव, वैष्णव और अन्य जैन धर्म का संरक्षण करते थे। राष्ट्रकूट शासन दक्कन में लगभग 200 वर्ष तक 10वीं सदी तक के अंत तक रहा। धंती दुर्ग चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय के सामंत 753 में राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। धंती दुर्ग नाम से उनके सैन्य पराक्रम और उपलब्धियों को दर्शाती है। कृष्णा प्रथम, इनके साम्राज्य नियंत्रण में वर्तमान कर्नाटका और कोंकण शामिल थे। एलोरा की गुफाओं में रॉक कट कैलाशनाथ शिव मंदिर, एक आश्रम भगवान शिव को समर्पित है। इनके शासनकाल के दौरान बनाया गया ध्रुव, उन्होंने कन्नौज के सफल अभियानों का नेतृत्व किया। नागभट्टी द्वितीय प्रतिहार और धर्मपाल को हराया। अमोघ वर्ष प्रथम, उन्हें दक्षिण का शोक कहा जाता है। उनकी तुलना गुप्त राजा विक्रमादित्य से की जाती है। मानेखेत आधुनिक शिलालेखों में एक नई राजधानी को स्थापित किया। वीर नारायण की उपाधि इन्होंने धारण की। पूर्व चालुक्यों को पराजित कर पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। उन्होंने कवि राजमार्ग कन्नड़ के प्रश्नोत्तर रत्न मल्लिका संस्कृत की रचना की। वह जन्म धर्म का अनुयायी था। कवि राजमार्ग की रचना की और काव्यशास्त्र पर प्राचीनतम कन्नड़ कृति के संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जिसे उच्च योग्यता का लेखन माना गया है। उनकी मृत्यु के बाद उनके विरोधी उनके उत्तराधिकारी के खिलाफ एकजुट हो गए और 927 ईस्वी में राष्ट्रकूट और उसकी राजधानी मालखेट को नष्ट कर दिया। उसे जलाकर राख कर दिया गया और राष्ट्रकूट के अंत का प्रतीक है। तीनों राज्यों के प्रशासन की व्यवस्था गुप्त साम्राज्य के विचारों और प्रथाओं पर आधारित थी। राजा प्रशासन का प्रमुख और सशस्त्र बलों का सेनापति होता था। न्याय का कार्य करता था। राजा कई मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, आमतौर पर प्रमुख परिवारों से, और उसकी स्थिति वंशानुगत होती थी। सीधे प्रशासित प्रदेशों को विभाजित किया गया। राष्ट्र, प्रांत और विशेष जिले और भुक्ति राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति थे और इस प्रकार कार्य करते थे, जैसे कि ऊपरी के राज्यपाल ने पाल और प्रतिहार में किया था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। गांव के मुखिया ग्राम महत्तार गांव के बुजुर्गों की मदद से कर्तव्यों का पालन करता था। गांव में स्कूल, तालाबों, मंदिर और आदि के प्रबंधन के लिए समितियां भी थी। कस्बों और उनके आसपास के क्षेत्रों में कानून की व्यवस्था की जिम्मेदारी कोस्तपाल या कोतवाल की थी। नाद गबून दास या देसा ग्रामकूट वंशानुगत राजस्व अधिकारी थे। सामाजिक धार्मिक समाज विभिन्न जातियों और पेशे का आधार विभाजित था। गिल्डों में समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया था। वे विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। अमोघ वर्ष ने जैन धर्म को समर्थन किया था। साहित्य, इन्होंने संस्कृत को संरक्षण दिया और कन्नड़ को लोकप्रिय बना। अमोघ वर्ष ने कविराज की उपाधि धारण की और 2 पुस्तकें लिखी। कविराज मार्ग व्याकरण कन्नड़ में लिखी गई पहली पुस्तक थी। रत्नलोक जैन धर्म पर लिखी गई संस्कृत पुस्तक है। उन्होंने संस्कृत जैन विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया, जिनसे पार्श्वभुज आदि पुराण की रचना की, जो आदिनाथ पर है। महावीराचार्य गणित सार संग्रह और गणित पर एक पुस्तक लिखी गई। शाक्तयान ने संस्कृत में एक व्याकरण पुस्तक अमोघ वृत्ति लिखी। ठीक है। अन्य जो है हलायुध, कवि रहेश, वीराचार्य, गणित रसारस, त्रिविक्रम भट्ट, ललितम्पु, पंपा, विक्रमसेन, विजय, पन्ना, शांति पुराण। कला और वास्तुकला, कर्नाटक द्रविड़ शैली की स्थापना की सहायता। एलोरा में रॉक कट गुफा, कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण, काशी विश्वनाथ मंदिर और आधुनिक कर्नाटका में पट्टकाल में जैन मंदिर का निर्माण, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू और उनके पुत्र राष्ट्रकूट के दरबार में रहते थे। ये उत्तर भारत का था। अब जो है सो हम दक्षिण भारत का दूसरे में संकलित कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको देखिए और हम वो भी डाल देते हैं।